जल्दी से शेयर कर दीजिए इसको। ओके, चलते हैं फिर इसमें। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पे आधारित है ये? गांधीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? तो इसका जो आंसर होगा जल्दी से आप कमेंट करिए, 4 से 5 सेकंड ही आपको मिलेगा इसमें। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा डी ऑप्शन होगा इसमें। जो भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था है ये आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, है ना इसमें। क्योंकि आपको पता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें, कह सकते हैं इसमें आप, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। या आपको यहाँ पे अगर आपका जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं मिला तो यहाँ पे आपको मिलेगा विकासशील अर्थव्यवस्था। कैसी मिलेगी? विकासशील। ठीक है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था भी है भारत की इसमें आपका। ये यहाँ पे आप लिख लीजिए नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अलग अलग नाम से आएगी, मिश्रित, नियोजित या आपका विकासशील अर्थव्यवस्था इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है इसमें, देखिए, तीसरी दुनिया के देशों में जापान को छोड़कर एशिया के जो देश है उनको कहते हैं तीसरी दुनिया के देश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जापान कैसा है? जापान एक तरीके से कह सकते हैं, जापान क्या है? देखो, जैसे भारत है विकासशील है, पाकिस्तान है, इसमें सब विकासशील में आता है। अगर बात करें अमेरिका की तो वो आता है आपका विकसित में, तो विकसित वाले के में आते हैं, तो वो आते हैं आपके पहली दुनिया के देश कहलाता है वो आपका। चलिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन है ये आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, किसमें लगे हुए हैं? तो ये जो लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा जो लगे हुए हैं ये है कृषि के क्षेत्र में। ए ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि 3 क्षेत्र होते हैं आपका। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, देखो इसमें आपका, इसको कहते हैं कृषि का जो क्षेत्र होता है प्राथमिक। दूसरा होता है उद्योग, ये दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया आपका सेवा क्षेत्र। इसमें पर प्राथमिक क्षेत्र में आपका जैसे कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, मधुमक्खी है ना, इसमें आपका मत्स्य पालन, ये सभी आ जाएगा आपके कृषि क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय में आपके उद्योग आएंगे, और तृतीय में क्या आ जाएगा आपका, जैसे सेवा आ जाएगी, जॉब आपका ये है ना, होटल, ये सभी आ जाएगा आपके तृतीय क्षेत्र में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी या आपका कहे तो आपका पैसे में सबसे ज़्यादा जो आपका इसमें योगदान है किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है, सेवाओं या जॉब का, है ना। अगर आपसे पूछे सबसे कम, तो सबसे कम कहोगे आप कृषि, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? नगद फसल या नगदी फसल, कौन सी नहीं है? कमेंट करिए जल्दी से। नगदी फसल, तो इसमें जो नगदी फसल नहीं है, कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो ये देखिए सोयाबीन जो है ये नगदी फसल नहीं है इसमें। बाकी जो है नगदी फसल का मतलब होता है नगद या आपका पैसा, है ना, पैसा कमाना जिसका उद्देश्य होता है। क्योंकि आप तंबाकू बो रहे तो आपका जो उद्देश्य होगा पैसा कमाना होगा, है ना। जैसे आप कपास बो रहे, आपको उसको जैसे फसल होगी उसको बेच के, तो अपने लिए तो आप कर नहीं रहे कि ये आप कपास है, जैसे आपका कपास बोते हैं तो आपका उद्देश्य यही है कि आप उसमें बेच के उसको पैसा कमाना। इसके बाद रबर, तो ये भी आपकी नगदी फसल में आता है। बाकी ये जो है आपकी सोयाबीन, ये नगदी फसल में नहीं आता। इसी के साथ साथ आपका अगर यहाँ पे बोले देखो आपका कहीं यहाँ पे गन्ना, तो ये नगदी फसल के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा? तो ये आएगा नगदी फसल के अंतर्गत। कैसे आएगा नगदी फसल के अंतर्गत? क्योंकि आप ईंख बो रहे हैं या गन्ना बो रहे हैं तो आपका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करके पैसा कमाना, ना कि अपने घर के लिए या खाने के लिए नहीं बोते गन्ना। ठीक है, इसमें सिंपल आपका हो जाएगा। देखो इसके बाद यहाँ पे सोयाबीन की बात करें, कहाँ पे होता है सोयाबीन? तो ये होता है आपका मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है इसको, है ना।
इसको मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश, सोया प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। इसके बाद कपास कहाँ होता है, तो कपास आपका कर्नाटक में भी। इसके बाद रबड़, तो रबड़ होता है केरल में, केरल और गोवा। तंबाकू होता है आंध्र प्रदेश में, निकोटीन वगैरह सब इसी में मिलता है। और सोयाबीन क्या है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है इसमें। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। जल्दी से कमेंट करना आप सभी को। जो समर्थक नहीं थे ये चौधरी चरण सिंह, ये समर्थक नहीं थे। बाकी ये जो सभी है ये सभी समर्थक थे। इनके बारे में भी देख लेना, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह और आपका अबुल कलाम। चलिए 1 सेकंड के लिए देखते हैं इसमें, 1 मिनट लगेगी बस। देखो यहाँ पे सबसे पहले इनके बारे में है ना, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ था वो होता इलाहाबाद में। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू, इनकी बहन का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। क्या था, विजय लक्ष्मी पंडित, जो यूएनओ की कह सकते हैं कि महिला राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य करा, पहली महिला राजदूत भारत की ओर से। ठीक है, इसमें इसी के साथ साथ इनकी पुस्तक कौन सी है, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका एक दिवस मनाया जाता है इनके ऊपर 14 नवंबर को, के रूप में वो बनाया जाता है, चाइल्ड है ना, बच्चों के लिए। ठीक है, या कह सकते हो आप बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आगे देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी, इनका जो जन्म दिवस कह सकते हैं आपका 2 अक्टूबर, इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था इनका। देखो लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी का है ना इसमें। साथ ही साथ इनके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, इनके बारे में देखो, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भारत से बाहर हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ताशकंद में। कहाँ पे, ताशकंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। ठीक है, इसमें साथ ही साथ देखो जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई, किसकी हुई थी, एक हुई थी राजा राम मोहन नाय की। कहाँ पे हुई थी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। वो भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें साथ ही साथ देखो एक कह सकते हैं आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनकी हुई थी यंगून में। ठीक है, इसमें इसके बाद आपका यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु में बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। कहाँ पे, 1940 में रामगढ़ में, रामगढ़। ठीक है, इसमें और सबसे ज़्यादा समय तक ये अध्यक्ष रहे थे। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा बताना आपको वर्तमान में घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। देखो तो निरंतर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, यानी कि इसमें निरंतर कम होता जा रहा है। ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका राइट। अगर यहीं पे पूछा है देखो कृषि का, अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले जाए सेवा का या आपका तृतीय क्षेत्र का, इसमें सकल राष्ट्रीय आपका आय में इसका हिस्सा बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है, तो आप बोलोगे बढ़ता जा रहा है इसका। ठीक है, इसमें इसके बाद आगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब की गई थी, जल्दी से कमेंट करना है इसमें आपको। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, जितनी भी योजनाएं हैं जो आपके पुराने सन पूछे जाएंगे आपके, तो ये हुई थी देखो लागू 1992 में। ठीक है, इसमें ऐसे लिंक कर लेना, बही है ना यहाँ पे बही, तो इसको बी मान लेना, और बी लास्ट में किस में आ रहा है, तो ये बी आ रहा है यहाँ पे 92, 2 आ रहा है ना, तो 2 को बी मान लेते हैं ना। ठीक है, इसमें आराम से लिंक कर लेना, कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आगे निम्नलिखित फसलों में से कौन एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ना इसमें या एनएफएसएम में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है ये मोटा अनाज नहीं है, बाकी ये सभी सम्मिलित है। दलहन है, गेहूं है, चावल है, ये सभी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में केवल गेहूं, चावल, दाल है ना, ये सभी सम्मिलित है, मोटा अनाज इसमें नहीं है। चलिए आगे इसमें इसके बाद नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति सिंपल है बहुत अच्छे से, ये हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन।
दुग्ध का आपको पता है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाता है वी कुरियन, कुरियन। ठीक है, इसमें तिलहन हो जाएगा आपका, तिलहन ये आपका हो जाएगा पीली क्रांति, सरसों और तोरिया वगैरह सब, तोरी के जो वो होते हैं आपका एक तरीके से कह सकते हैं फूल खिलते हैं उसके तोरी के। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है पीली क्रांति संबंधित है किससे है पीली क्रांति, तो ये हो जाएगा पीली, देखो सरसों, सरसों का फूल, और जब तोरी होती है तोरी की बेल तो तोरी का फूल आता है उसमें पीला आता है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। गेहूं के बारे में जानते हैं आप, इसमें ये क्या थी, तो ये थी इसमें सॉरी आपका गेहूं से उत्पादन से ये थी हरित क्रांति 1966-67 का समय। ठीक है, इसमें गेहूं चावल पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसके जनक भारत में माने जाए तो उस समय जो कह सकते कृषि वैज्ञानिक थे ये थे स्वामीनाथन, और विश्व में अगर कई जनक तो आपका हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। चलिए आगे, इसके बाद भारत में या भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, जन्मस्थली जो है ये है पंतनगर, जो कृषि विश्वविद्यालय था ये यूपी में था ये, और जैसे ही उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश थे तो अब जो पंतनगर है कृषि विश्वविद्यालय अब है यूके में। अगर आपसे पूछा जाए अब तो आपका हो जाएगा यूके। ठीक है, इसमें इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा था जो इसको लागू करने में या आपका कह सके तो रिसर्च करने में, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का। चलिए आगे, इसमें भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से इससे संबंधित नहीं था। कौन व्यक्ति संबंधित नहीं थे हरित क्रांति से, तो देखो इसमें ये शामिल नहीं थे, ये संबंधित नहीं थे इसमें। रफ़ी अहमद किदवई, देखो इसमें उस समय कृषि वैज्ञानिक ये थे, उस समय कहे तो पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और आपका ये सी सुब्रमण्यम ये थे कृषि मंत्री, हो जाएगा इसमें कृषि मंत्री। तो इसमें होगा आंसर होगा डी ऑप्शन। बाकी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी, सुब्रमण्यम और आपका स्वामीनाथन आपका इसमें। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, सभी ने सुना होगा दशहरी, लंगड़ा, अल्फांजो या आम्रपाली, आम्रपाली दुबे सुना होगा आपने, है ना। इसमें तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है। ये हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन होगा अल्फांजो या अल्फांसो इसको कह सकते हैं। ये कहाँ पे मिलता है ये प्रजाति, ये मिलता है महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे टॉप की ये प्रजाति है अल्फांजो। ठीक है, लंगड़ा, दशहरी सबने खाया होगा ये सभी आम, है ना। चलिए आगे, इसमें याद रखना इसको, अल्फांजो सबसे अच्छा है। आगे इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कह सकते हैं इसको एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये होता है ऐसे जैसे कि आपका अब गेहूं कटे हैं तो किसानों का जो एक तरीके से कह सकते हैं गेहूं का एक सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारित कि आपका भाई 1850 रुपये बिकना ही बिकना है, तो ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा ये कह सकते हैं इनके द्वारा ये रखा जाता है। जैसे दाल का या चने का भाव 4000 रुपये कुंटल होगा, तो ये क्या है इसका समर्थन मूल्य है या एमएसपी। ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। सी ऑप्शन होगा इसमें राइट, बहुत अच्छे से इसको देख लेना। कभी आप ये कर दो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR, है ना, तो ये इसमें नहीं करते, ये करती है सरकार इसको। ठीक है, अगर आपका भारतीय कृषि अनुसंधान पूछे, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका दिल्ली में, और 8 प्रकार की मिट्टी बताई थी इन्होंने, ICAR नहीं, कि भारत की जो मिट्टी है उसको 8 प्रकार की बांटा था। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटराइट, इसी तरीके से। चलिए आगे, इसमें जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। कमेंट करिए जल्दी से, 5 सेकंड का समय आपके पास। कॉफ़ी, तो ये हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन होगा
कर्नाटक। ये कॉफ़ी को यहाँ पे आ सकता है कहवा। कॉफ़ी के बीज है ना, उनको भून के और पीसने के बाद बनती है कॉफ़ी। ऐसा माना जाता है कि जो बीज ज़्यादा भुना जाता है वो अच्छी कॉफ़ी होती है। ठीक है, या अगर लिमिट से ज़्यादा भुन जाएगा तो वो हो जाएगी कॉफ़ी कड़वी। सभी ने स्वाद लिया होगा इसका कॉफ़ी का। इसके बाद यहाँ पे आगे देखो, कॉफ़ी कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा, लेकिन केरल में भी है और तमिलनाडु में भी इसके पेड़ मिलते हैं। कभी कभी आपका ऑप्शन में कर्नाटक ना आए तो केरल में भी है और तमिलनाडु में भी। ठीक है, चलिए आगे। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1948 में। बी ऑप्शन होगा इसका राइट। चलिए आगे जल्दी से। इसमें यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसमें नोट कर लेना आप भी। इसमें 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी ये औद्योगिक जो नीति थी। इसके द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। कैसी? मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव। चलिए आगे। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे है? चारागाह है ना ये, तो ये है आपका झांसी में। ठीक है, तो इसको अगर कभी याद ना आए तो आप ऐसे लिंक कर लेना। जो चारा है, जो झांसी की रानी का जो घोड़ा था वो क्या खाता था? घास, यानी कि चारा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे। यहाँ पे उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किसके द्वारा? तो ये की गई थी नरसिम्हा राव के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा। कब की गई थी? 1991 में नई आर्थिक नीति घोषित। चलिए आगे। इसमें चलिए इसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भिलाई इस्पात कौन सा है? भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया? तो ये किसकी सहायता से बनाया गया? जल्दी से कमेंट करना, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो ये मतलब स्थापित किया गया था, ये किया गया था रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। अब अभी आपके पास और भी पूछ सकता है, बोकारो, आपका राउरकेला, दुर्गापुर। तो एक बहुत ही बार मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको। ये आपका देखो 4 उद्योग है बहुत आपके मेन। कौन कौन से? भीबो, रादू है ना, ये आपका, ये कौन सा है? ये भिलाई है, ये बोकारो है, ये आपका राउरकेला और ये आपका दुर्गापुर। ठीक है, अब इसमें ये कहाँ पे है? तो ये आपका पहला हो जाएगा, देखो इसमें छजाऊ बंग, क्योंकि ये हर बार आना है क्वेश्चन, टेट में भी आया था। ये हो जाएगा आपका भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुर है बंगाल में। अब किसकी सहायता से लगे ये चारों के चारों? तो ये हो जाएगा आपका रू जबी। ठीक है, इसमें देखो पहला लगा रूस की सहायता से, दूसरा भी रूस की सहायता से, तीसरा जर्मनी की सहायता से और जो चौथा लगा दुर्गापुर ये लगा था ब्रिटेन की सहायता से। तो यहाँ पे पूछा था भिलाई किसकी सहायता से लगा? रूस की सहायता से। अब बहुत अच्छे से आप आंसर कर सकते हैं इसको। और देखो यहाँ पे ये 4 उद्योग है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली कृषि पे आधारित थी, दूसरी थी उद्योग पे। तो देखो आपके पहला और तीसरा और दूसरा, सॉरी पहला, तीसरा और चौथा, ये जो उद्योग बने थे ये बने थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ये जो चौथा था, सॉरी बोकारो था, ये बना था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखना इसको। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये बना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, और जो बोकारो था ये बना तृतीय के दौरान। चलिए आगे। इसमें राउरकेला ये इस्पात संयंत्र स्थापना हुई थी किसकी सहायता से? ये आपका हो जाएगा क्या था? ये रूरू जबी। ठीक है, इसमें तो
ये लगा था जर्मनी की सहायता से। आपका सभी का लगभग आंसर सही आ रहा है। देखो जर्मनी के सहयोग से लगा था इसमें। बाकी हमें जो ये पता है इनका इसका यूके का भी पता है, रूस का पता है, जर्मनी का भी पता है सभी का। चलिए आगे, ये क्वेश्चन है मिलान से है और अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो यहाँ पे सिंगरौली आप सभी को पता होगा, ये है कोयले से संबंधित। कजराहट ये आ जाएगा आपका सीमेंट से। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका सी ऑप्शन में, और बी का 4 ये आ रहा है। इसके बाद भी मिला दीजिए, सी का हो जाएगा इसमें 1 आपका। कोयाली है, ये आपका तेल से है, कोयाली याली है ना, याल या ऑयल है ना, इसमें हो जाएगा आपका। आनंद है, ये आपका हो जाएगा दूध, आनंद, यानी कि आपने दूध पी लिया और आनंद आपको आ गया। ये जो स्थान है जैसे झरिया आपका, ये आपका नेपानगढ़, ये आपका पन्ना है, सिंगरौली है, सूरत है, ये सभी याद रखना किस चीज़ के लिए आपका। चलिए आगे, इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है। उद्योग बंधु है एक, क्या है उद्योग बंधु? उद्योग बंधु, बंधु मित्र है ना ये, तो ये हो जाएगा इसमें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी। ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। उद्योग बंधु, उद्योगों का मित्र एक तरीके से, समस्या हल करता ना बंधु या भाई लोग इसमें, ठीक है। चलिए आगे, इसमें भारत का प्राचीनतम विशालतम उद्योग है, विशाल उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसमें सूती कपड़ा उद्योग, ए ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। जूट पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कागज के लिए है एक आपका पन्ना, कागज का पन्ना है ना, पन्ना कहाँ पे है? तो ये आपका एमपी में, और यहीं पे एक स्थान है नेपानगढ़, ये भी अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। चलिए आगे, और लगभग सभी के आंसर सही आ रहे, लगभग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, और इसका आप सभी को कमेंट करना है लाइव क्लास के बाद। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन बता देता हूँ, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से होगा, लेकिन आप कमेंट करना है क्लास के बाद। अगर विश्व में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में, चीनी या गन्ना। चलिए आगे, और इसका कमेंट करना है आपको। आगे क्वेश्चन है, नेपानगढ़ जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है कौन सा है? नेपानगढ़ ये एमपी का है, तो ये जाना जाता है भाई आपका अखबारी कागज के लिए। सीमेंट का स्थान आपको पता है, सीमेंट आपका ये कजराहट है, चुनार है, ये जाने जाते हैं आपके सीमेंट के लिए। और प्रथम जो उर्वरक कारखाना था ये लगा था सिंदरी में लगा था भारत का पहला कारखाना, सिंदरी। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे उर्वरक के बारे में देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। उर्वरक, तो इसमें आपने देखा होगा यूरिया जो मृदा की उर्वरता क्षमता बनाए रखने के लिए ये डाला जाता है किसानों के द्वारा, और इसका जो सूत्र होता है ये होता है NH2CONH2 है ना इसमें, यानी कि कह सकते हैं कि कार्बन भी है इसमें, नाइट्रोजन भी है। और इसमें नाइट्रोजन जो पाई जाती है ये मिलती है 46%, ठीक है। इसमें यूरिया में क्या क्या मिलता है? NPK, आपने देखा होगा यूरिया का गट्टा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटेशियम, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? 46% नाइट्रोजन मिलती है इसमें, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और मिट्टी को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, वित्त आयोग का। तो इसमें जो कार्य है वित्त आयोग का, ये है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना या बंटवारा करना इसमें, और इसके लिए कमेंट करना है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसका जो अनुच्छेद होता है ये होता है आपका 280। वित्त है तो आप इसको बना दो वित्तो, हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा वित्तो, वित्त है ना, वित्तो। ओ का मतलब हो जाएगा, ओ की आवाज आ रही, ओ कैसे आपका
280 ओ जैसा लग रहा है यहाँ पे आपका, हर बार मिलेगा देखने को 280 अनुच्छेद। चलिए आगे, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा है? देखो आयकर प्रत्यक्ष कर होता है, इन्होंने कर दिया इसमें अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क छोड़ देते हैं अभी इसमें। इसके बाद यहाँ पे मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत है, तो अधिकतम ये नहीं है, ये भी गलत हो गया। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत है उत्पाद शुल्क। जल्दी से कमेंट करना है इसके लिए। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन होगा इसमें, उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत है इसमें। लेकिन अब जो है इसमें निगम कर आएगा, निगम कर सबसे ज़्यादा आय का स्रोत है केंद्र सरकार की। देखो यहाँ पे जो सीमा शुल्क है ये है अप्रत्यक्ष कर, ये भी गलत है। आयकर क्या होता है? आयकर होता है प्रत्यक्ष कर, इसको कर दिया इन्होंने अप्रत्यक्ष कर। मनोरंजन कर अधिकतम आय का स्रोत नहीं है राज्य की, तो इसमें आएगा सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अगर आपसे पूछा जाए अब तो आएगा इसमें निगम कर। यहाँ पे देखो 1 सेकंड के लिए लिख लेना आप, इसमें कुछ मैं आपको लिखवा रहा हूँ। प्रत्यक्ष कर जो दूसरे पर थोपे नहीं जा सकते, और दूसरे होते हैं आपके अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष कर कुछ लिख लेना इसमें, जैसे आपका संपत्ति कर हो गया आपका, ये आएगा आपका प्रत्यक्ष में। आपका आयकर या इनकम टैक्स ये भी प्रत्यक्ष कर है आपका। जैसे उपहार कर है ये भी प्रत्यक्ष कर होगा। प्रतिभूति कर ये भी आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसमें और आपका जैसे टोल टैक्स, टोल टैक्स ये भी आपका होगा प्रत्यक्ष कर। तो देखो संपत्ति कर, आय कर, प्रतिभूति कर आपका, उपहार कर, टोल टैक्स ये आ जाएगा इसमें सभी प्रत्यक्ष कर में। इसके बाद यहाँ पे अप्रत्यक्ष में क्या आएगा? जैसे स्टाम्प कर आपका, स्टाम्प कर, विज्ञापन पर कर ये, और आपका कह सकते हैं सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, और आपका कह सकते हैं कि व्यापार पर कर। ठीक है, इसमें यह आ जाएगा आपका अप्रत्यक्ष के रूप में। चलिए आगे इसमें, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखो किसके संबंध में है? ये है भारत में आय कर के संबंध में। तो आपको बताना कौन कौन सा कथन सत्य है। देखो पढ़ते चलिए इसमें। पहला है यह एक प्रगतिशील कर है, बिल्कुल आय बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा? कर की मात्रा या टैक्स की मात्रा भी आप पे बढ़ जाएगी। इसके बाद यह एक प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष कर है। अब यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा कम कर दो, तो पहला ऑप्शन इसमें होगा नहीं, क्योंकि 2 जो ऑप्शन है वो राइट है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपका डी ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि 1 यहाँ पे सही है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है, नहीं ये गलत है इसमें, क्योंकि जो आयकर होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है या एकत्र किया जाता है। तो थर्ड वाला क्या होगा इसमें? आपका थर्ड वाला ये आपका गलत है। तो आंसर कौन सा निकल गया? ये निकल गया आपका बी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद यहाँ पे ये एक अनुपातिक कर है, गलत, बिल्कुल आपका ऑप्शन से ही आपने गलत कर दिया इसको। चलिए आगे इसमें, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये आपकी हुई थी 15 मार्च 1950 को। सभी जानते, कल भी मैंने कराया था योजना आयोग के बारे में, है ना। इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया, वो पढ़ लेना उसके बारे में। इसके बाद यहाँ पे भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? कृषि को, तो कृषि को जो देती है ये देती है नाबार्ड। कौन सी देती है? नाबार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाबार्ड कृषि का शीर्ष बैंक है। आरबीआई वगैरह के बारे में सब देख लेना, इसकी स्थापना कब हुई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है ना, और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, सभी देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी।
चलिए आगे इसमें, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय, शेयर बाजार ये कह सकते हैं, इसका जो मुख्यालय है ये है आपका मुंबई में। BSE आपने सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, BSE, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सेंसेक्स वगैरह सभी इसी से आते हैं आपका। और यहाँ पे कुछ आपकी शब्दावली भी आती है, जैसे आपका कह सकते हैं यहाँ पे बुल और बियर, ठीक है। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं बुल, और अगर घट रहा है तो उसको कहते हैं बियर। यहाँ बुल को कह सकते हैं यहाँ पे तेजड़िया यानी कि तेजी आ गई उस पे, सेंसेक्स पे। और यहाँ पे बियर पे ये आ जाएगी मदड़िया, ठीक है। इसमें बुल बियर क्या है, तेजड़िया मदड़िया, ये सभी सेंसेक्स से संबंधित है या शेयर बाजार से संबंधित है। चलिए आगे इसमें, निक्की क्या है? निक्की क्या है? जल्दी से कमेंट करना है निक्की। तो ये है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। निक्की अधिक है और टोक्यो में भी अधिक है। एक वीडियो मैं आपके पूरा इसमें लाऊंगा, स्टॉक एक्सचेंज में कोई सा ना कोई सा एक वीडियो में ज़रूर आपको करा दूंगा। ये 10-20 स्टॉक एक्सचेंज आते हैं पूरा वर्ल्ड और इंडिया के, तो उसमें सारे नाम ऐसे ही लिंक होते हैं, पूरा देख लेना अगर आपका समय मिला उसमें। टोक्यो अधिक क्या सारे ऐसे ही होंगे, अलग अलग देशों के जो स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए आगे इसमें, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप वक्र तो ये करता है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य। बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। अदृश्य बेरोजगारी आप सभी जानते हैं, अदृश्य ये मिलती है कृषि में देखने को, है ना, जहां पे 2 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं लेकिन वहां पे 10 लगे हुए, यानी कि आपका कह सकते हैं कि आपका देखो जरूरत कितने की थी काम करने की? 2, और वहां पे लगे कितने? आपका दुगने तिगने लगे हुए हैं। तो ये आपकी बेरोजगारी होती है अदृश्य सॉरी। चलिए आगे इसमें आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो ये है इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। इसकी स्थापना 1955 में। जो टोटल बैंक है ना, लगभग 7-8 इंपोर्टेंट है आपके, जैसे नाबार्ड है, कृषि का बैंक है, ये आपको ऋण देने का, ये आपका RBI है, ICICI बैंक है। इसकी स्थापना देख लेना कब कब हुई, क्योंकि इनकी स्थापना ही पूछी जाएगी। और आपका ये पूछा जा सकता है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में हुआ था 6 बैंकों का, ठीक है। कितनों का हुआ था? 6। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और आपका 80 में 6 का। चलिए आगे, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है स्मार्ट मनी का प्रयोग? तो ये होता है क्रेडिट कार्ड में, है ना, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। इसमें स्मार्ट मनी अगर आपसे पूछा जाए पैरेलल मनी तो ये हो जाएगा इसमें, कह सकते कि काली मनी, या कह सकते कि ब्लैक मनी को कहते हैं पैरेलल मनी, और स्मार्ट मनी ये कहते हैं क्रेडिट कार्ड में प्रयोग होता है। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है बहुत अच्छा, शब्द बुल और बियर किस व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करना इसमें। ये हो जाएगा शेयर बाजार, सी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। चलिए आगे, मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ, कब हुआ था ये 14 का? तो ये हुआ था भाई आपका 1969 में। कमेंट करना आप सभी को, 1969 में 14 का हुआ, 1980 में हुआ आपका 6 बैंकों का। चलिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका होता है? आपका वित्त मंत्री, गवर्नर या वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो इसमें जो हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर, ये होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, ठीक है।
कंफ्यूज मत हो ना, वित्त मंत्री यहाँ पे है और ये है वित्त मंत्रालय के सचिव। जो हस्ताक्षर होता है ये होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, ठीक है इसमें। और रुपया किसके द्वारा चला गया था? शेरशाह सूरी, याद रखना रुपया। और रुपये का जो ये चिन्ह है ना, ये आपका ऐसे, ये किसने दिया था? तो ये दिया था डी उदय कुमार ने। ये अभी एसएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था पहले, ये पूछा गया था जब आपका ऑफलाइन होता था उस समय, पेपर है मेरे पास ये भी, ठीक है। तो ये रुपये का चिन्ह दिया डी उदय कुमार ने। चलिए आगे क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ये जो विकसित किया गया था ये थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। तो कौन हो सकते हैं पाकिस्तान के? ये थे महबूब उल हक। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। और ये दिल्ली में विमोचन जो कराया गया भारत की ओर से, ये कराया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा, क्योंकि इनको जो मिला है नोबेल पुरस्कार भी मिला है इनको, अमर्त्य सेन को, अर्थशास्त्र में, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक जो जारी किया गया किस राज्य की ओर से? सबसे पहले भारत में ये किया गया था एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश की ओर से। और मानव विकास सूचकांक यानी कि मानव का विकास अलग अलग आधार पे उसमें देखा गया कि कैसे विकास होता है, उसके क्या क्या उसमें उसके पैरामीटर रखे गए। उनमें सबसे जो ऊपर आया था मानव विकास सूचकांक में, वो आया था सबसे ऊपर केरल। लेकिन तैयार किसने किया था? मध्य प्रदेश ने। भारत की ओर से विमोचन किया गया अमर्त्य सेन ने। और ये पूरा आपका जो ये सूचकांक विकसित किया गया था ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे इसमें, या आप इसको कह सकते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए आगे, इसमें छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, जल्दी से कमेंट करना है इसमें, छिपी बेरोजगारी। तो ये हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन होगा, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्ति का लगे रहना, जैसे कि सबसे ज़्यादा कृषि में देखने को मिलता है ऐसे। कभी कभी देखो यहाँ पे गांव में क्या होता है कि जैसे 2 बीघे खेत की आपका निराई करनी है, आप उसको नुलाना है, खोदना है। लेकिन जितने सदस्य 4-5 सदस्य, चलो आज फ्री है सब, तो 4-5 सदस्य चल दिए उसमें और खेत को आपका खोदने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलती है, कृषि में भी यहाँ पे भी देखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, संकल्प परियोजना जुड़ी है समापन से, किसके समापन से? संकल्प। तो ये जुड़ी है आपका HIV एड्स से, ठीक है। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि इसका फुल फॉर्म, ये वायरस है एक तरीके से, किस तरीके से फैलता है। और जो है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जागरूक करने के लिए। एड्स दिवस 1 दिसंबर को है ना, यहाँ पे दिसंबर के लिख लेते हैं 1 सेकंड के लिए। ऐसे देख लेना है ना, दिसंबर के दिवस है। 1 को एड्स दिवस, 2 को कंप्यूटर दिवस और 3 को विकलांग दिवस मनाया जाता है, दिव्यांग दिवस है ना। दिसंबर के ये दिवस है। तो देखो यहाँ पे लिंक कैसे करोगे? संकल्प लेना है कि HIV एड्स को ख़त्म करना है। संकल्प लिया क्या? एड्स को मतलब समापन करना है इसमें। चलिए इसके बाद आप समझ जाओगे, पोलियो वगैरह देख लेना ये। इसके बाद यहाँ पे आगे अच्छा क्वेश्चन है भी, संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? संगम योजना, कमेंट करना है, 5 सेकंड आपके पास। तो ये जुड़ी है विकलांगों के विकास से या दिव्यांगों के विकास से जुड़ी है। कभी आप संगम ये मत समझना ना आपका गंगा यमुना सरस्वती वाला, कभी आप यहाँ पे कर दो गंगा नदी को स्वच्छ करना, है ना। क्योंकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये आ रहे हैं कि आपका ओजोन परत में जो छिद्र था वो भी बढ़ता जा रहा है। और पूरे वर्ल्ड का कह सकते हैं कि क्लाइमेट या जो एक प्रदूषण मुक्त हो रहा है फिलहाल के जो आंकड़े आ रहे हैं विश्व मौसम आपका विभाग के द्वारा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे अच्छा क्वेश्चन है ये भी, भारत में
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? जल्दी से कमेंट करना आपको। ये आरंभ किया गया भाई आपका 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक द है ना, इसमें द कैसे करना है? दो, ठीक है, ऐसे याद रखना। सामुदायिक द से हो जाएगा 2 और 2 ऐसे आपका हमेशा आपको यही ऑप्शन मिलेगा आपके एग्जाम में भी, कई बार आ चुका है ये आपका। चलिए आगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा ये हुई थी 1983 में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, सॉरी ए ऑप्शन होगा राइट, 1983। स्वास्थ्य सी की आवाज़ आ रही है और सी की आवाज़ आ रही है, लिख देते हैं इसको, और लास्ट में किस में है? सी, तो ये है आपका 83 में, 3 है ना, इसको सी कह सकते हैं आप इसमें। ऐसे हर एक क्वेश्चन को लिंक करते चलना, जो सन होगा मुश्किल से इकोनॉमिक्स के सन हो गए 50-60 हो गए, 60 या 70 हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, सबको लिंक कर देना 2-3 घंटे के अंदर। कभी आपका जीवन में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आगे, समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? समेकित बाल विकास सेवाएं, तो ये कब हुआ था प्रारंभ? ये हुआ था 1975 में हुआ था। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना या IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है इसका है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना, ये इसका उद्देश्य था IRDP। और इसकी जो स्थापना हुई थी IRDP की, ये हुई थी 1980 में, है ना। IRDP ऐसे याद कर लिया करो इसको, जैसे IRDP मिला आपको याद नहीं होता, सन आपको पता लग गया 1980 में, तो ऐसे कर लो इसको IRDP हो, है ना। इसमें हो से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका H और ये आपका हो जाएगा O, हो, ऐसे लग रहा ना, इसको ऐसे कर लेना आपका। चलिए आगे, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? सभी जानते हैं, ये आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। एक एग्जाम में अभी ये पूछा था कि ये जो पेंसिल का चिन्ह बना होता है वो किस योजना से संबंधित था? पेंसिल, देखो ये मिलता है सर्व शिक्षा अभियान में, है ना, सब पढ़े सब बढ़े, तो ये आपने सभी ने देखा होगा, तो ये याद रखना, इसमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए ये जारी किया गया था चिन्ह। इसके द्वारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया, कब किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में, ठीक है, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। इसके बाद यहाँ पे आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए आगे इसमें, और दिवस से संबंधित टोटल दिवस देख लेना जनवरी से लेके दिसंबर तक के, जो आपके मैन है। इसमें आपका विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे, और हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस सब देख लेना आपका, शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, सभी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विद्यालय का मुख्यालय होगा या कहाँ है? तो ये है चित्रकूट में। और ये जो चित्रकूट में दिव्यांगों के लिए ये विद्यालय बना था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? रामभद्राचार्य के द्वारा, रामभद्राचार्य के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो अलग अलग मुख्यालय है, जैसे मानसिक विकलांग आपका या अस्थि, तो वो सभी मैंने कराए, उसका प्लेलिस्ट में आप देख लेना वीडियो। इसके बाद आगे यहाँ पे, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? ये तो ये है आपका निरक्षय से, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका राइट। कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सी है? ये है दास कैपिटल, दास कैपिटल है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एडम स्मिथ की पुस्तक, ये हो जाएगी दी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। दी वेल्थ ऑफ नेशन
के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। और निर्धनता का दुष्चक्र है ना, निर्धनता न से हो जाएगा आपका नकरशय, है ना। इसके बाद भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, तो ये किस तरीके से किया गया है? परिवार की आय से, जीवन स्तर से, या कैलोरी प्राप्ति से, या सदस्यों की संख्या से। ये जो है आपका हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन होगा, कैलोरी प्राप्ति या प्रति व्यक्ति उपभोग। ये सुपर टैट में भी पूछा गया था क्वेश्चन, अभी का जो पिछली बार का सुपर टैट हुआ था उसमें आपका देखो कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं आपका आय के आधार पे, तो आय के आधार पे परिभाषित नहीं होती गरीबी, ये होती है कैलोरी प्राप्ति के आधार पे। चलिए आगे, गैट का तात्पर्य क्या? गैट की फुल फॉर्म क्या है? गैट की फुल फॉर्म GATT, ये किसका पूर्ण रूप है? यह WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। ये गैट जो है इसकी फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट। ये गैट है, WTO है, इनका जो मुख्यालय है ये है आपका जेनेवा में। जैसे आपका ये हो गया WTO है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन, या यहाँ पे देखो मिलेगा आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी जेनेवा में है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है ब्रिक्स का सदस्य? तो ये जो सऊदी अरब है ना, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। भारत भी है, चीन भी है और ब्राज़ील भी है। देखो सबसे पहले अगर इसके बारे में देखें तो ये सबसे पहले जो ग्रुप बना था ये बना था रिक का, यानी कि इसमें था रूस, इंडिया और चीन, ठीक है। इसके बाद ये क्या बना? इसके बाद बना ये, इसमें आपका जुड़ गया बी, तो ये क्या बन गया? रिक से बना ब्रिक, रिक से बन गया ब्रिक, यानी कि आपका ब्राज़ील जुड़ गया। इसके बाद एक और देश जुड़ा इसमें, ये जुड़ा था एस, साउथ अफ्रीका, तो ये अब बना जाके ब्रिक्स, यानी कि ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है और साउथ अफ्रीका है, ये सदस्य है ब्रिक्स के। ब्रिक्स का 2019 में जो कह सकते हैं कि आपका इसमें सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ऐसे पूछा जाएगा। गेट का कहाँ पे हुआ? WTO कहाँ पे हुआ? ऐसे आपका G20 कहाँ पे हुआ? वो आपको मैं करंट अफेयर में करा दूंगा। इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक सभी को पता होगा, ये थे मालवीय जी थे। इसमें 1916 में ये बना था। इससे पहले जो सेंट्रल CHU आप इसको कह सकते हैं, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, वो बनाई थी एनी बेसेंट ने 15 के आसपास, 1915 में। फिर इसके बाद इनके सहयोग से मालवीय जी ने ये बनाया आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके बाद वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक ये एडम स्मिथ हो जाएगा इसमें। चलिए आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक? तो ये है आपका केरल में, ठीक है। जो लिंग अनुपात देखा जाता है वो देखा जाता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, और हरियाणा में पुरुषों की संख्या कम है महिलाओं से, कह सकते हैं आप इसमें। सॉरी, आपका देखो जो हरियाणा है ना, हरियाणा में पुरुष ज़्यादा है और महिला कम है, और केरल में महिला ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है, तो यह है 11 जुलाई। डी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। और अपनी जो बुक्स है उस पर भी आप फोकस करते रहना। सभी आपका हिंदी है, रीजनिंग है और जीके, पूरा फोकस करके ये जो टाइम मिला आपको कुछ बहुत अच्छा करने के लिए मिला है आपको, इसको ऐसे ही मत जाने देना है, क्योंकि आपको पता फ्री सीट निकलेगी तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आपका, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश। नगरीकृत का मतलब ये, मतलब 100 के 100% यहाँ की जो जनसंख्या है नगरों में रहती है। कहाँ की भाई? रहती है आपका सिंगापुर की। डी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। चलिए आगे, वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, ये किस लिए चलाई गई? प्रौढ़ शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, या माध्यमिक शिक्षा के
विस्तार हेतु, जल्दी से कमेंट करना है आपको। तो ये की गई थी इसमें सार्वभौमिकरण के लिए, है ना। इसमें आपकी जैसे कह सकते हैं कि जो मिड डे मील ये चलाया गया था आपका 15 अगस्त